सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कल हमने जर्नल केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने देखा था कार्बनिक यौगिक। पहला जो कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था वो कौन सा किया गया था? यूरिया। और वो प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण वॉहलर के द्वारा किया गया था जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया था। तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिलेगी। आज हम यहाँ हाइड्रोकार्बन से शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि कल हाइड्रोकार्बन की शुरुआत हमने कर दी थी, और कल हाइड्रोकार्बन में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य कार्बन और कार्बन के मध्य में एकल बंध उपस्थित होता है। तो एकल बंध युक्त कार्बनिक यौगिक जो है वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन आपके क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। अब बात आती है कि एल्केन जो है, तो ये एल्केन एक कार्बन की भी हो सकती है, एक से अधिक कार्बन की भी हो सकती है। तो एक ऐसा जनरल फॉर्मूला जिसके द्वारा हम कितने ही कार्बन की एल्केन का सूत्र निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक सामान्य सूत्र आता है। जैसा कि आपको पता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। जहां n एक नंबर है, तो ये नंबर आपका 1 से प्रारंभ होकर के आगे तक जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, जो भी हम नंबर लेना चाहे, जितने कार्बन की एल्केन बनाना चाहे, या इस फॉर्मूले में n का मान हम उतना रख देते हैं। तो देखिए, जब हम n का मान 1 लेते हैं, जब n का मान 1 लेंगे तो कार्बन कितना रहेगा? 1। यहाँ भी n का मान 1 रखेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 4। यहाँ एक सूत्र हमको प्राप्त हुआ CH4। ये एक कार्बन की एल्केन है। तो ये जो CH4 है, इसका नाम क्या है? तो IUPAC एक पद्धति दी गई थी, IUPAC। जर्नल नाम की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम IUPAC नॉमिनोक्लेचर की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था थी जिसके द्वारा अपने रूल रेगुलेशन थे, उन नियमों के अकॉर्डिंग हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का क्या लिख सकते हैं? नाम। तो यहाँ कल भी हम बात कर रहे थे कि किसी हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हैं, उस कार्बन के आधार पर मूल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपको जैसा कि कितना कार्बन दिख रहा है? 1। तो एक कार्बन जब भी होता है किसी कार्बनिक यौगिक में, तो उसके लिए मूल शब्द जो हम काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं? मेथ। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन कौन सा है हमारे पास? एल्केन। तो इस मूल शब्द में हमको क्या जोड़ना होता है? प्राथमिक अनुलग्न जोड़ना होता है। एक फॉर्मूला आपको कल भी बताया था, कल की वीडियो में आप देख सकते हो। मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न। अब ये जो प्राथमिक अनुलग्न होता है वो एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन, और एल्काइन के लिए क्या होता है? आयन। मूल शब्द कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर होते हैं। कल आपको कार्बन 12 तक के मूल शब्द मैंने लिखा दिए थे। कार्बन 1 का मैथ, 2 का एक्स, 3 का प्रॉप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट। तो यहाँ चूंकि इस एल्केन में एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम? मैथ। और इसका प्राथमिक अनुलग्न एल्केन का जो होता है वो एन होता है। तो मैथ में क्या जोड़ा जाएगा? एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आ गया? मैथेन। क्या नाम आ गया इसका? मैथेन आ गया। तो ये मैथेन का अणु सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मैथेन का अणु सूत्र। अब यदि मान लीजिए हम एन का मान 4 यहाँ पर लेते हैं, तो आपको 4 कार्बन की एल्केन बनानी है। इसका मतलब क्या है? आपको 4 कार्बन की एल्केन का क्या अणु सूत्र होगा वो निकालना है। तो इस फॉर्मूले में एन का मान कितना रख दोगे आप? 4 रख दोगे। ठीक। जब हम एन का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो कार्बन कितने? 4। 4, यहाँ भी एन का मान 4 लोगे, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 10। मतलब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से मिलकर के एक एल्केन बनी है। वो कितने कार्बन की एल्केन बनी है?
4 की बनी है। अब इसका नाम क्या होगा, तो 4 कार्बन जब हमारे पास होते हैं तो उसका मूल शब्द क्या होता है, व्यूट होता है। तो हम इसमें व्यूट में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो C4H10 का क्या नाम है, ब्यूटेन। देखिए, आपको एक क्लास से इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हर तरीके का विद्यार्थी हो सकता है, हर कोई व्यक्ति हो सकता है वो इनको जानता हो, उसको बहुत ही आसान लगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि आपको स्ट्रांग बनानी है, यदि ये आपके लिए एक समस्या है, तो आपको इसका बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे आप 11th के स्टूडेंट है या 12th के स्टूडेंट है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको बेसिक से ही सीखना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे, मैं कितना जानता हूँ ये मुझे बताना नहीं है, ये बताने के लिए नहीं पढ़ा रहा, इसको बताने के लिए तो ऑलरेडी मैं ऑफलाइन 9 से 10 घंटे के बैच ले रहा हूँ। लगभग 9 बैच में पर डे के लेता हूँ, 11 12th के लेता हूँ। तो ऑफलाइन में खूब बेहतर सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, फाउंडेशन लेवल का भी पढ़ाया जाता है। यहाँ मेरा मकसद केवल इतना सा है कि कोई भी विद्यार्थी जहाँ भी है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का है, चाहे वो शहरी क्षेत्र का है, गवर्नमेंट स्कूल का है, चाहे प्राइवेट स्कूल का है, यदि उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई समस्या दे रही है तो उस समस्या का निवारण कैसे हो सकता है। तो अगर आप मेरे साथ बेसिक से इसको लेके चलते हैं तो आने वाले समय में आप खुद ये महसूस करोगे कि हाँ, केमिस्ट्री हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका है। तो यहाँ C4H10 क्या है हमारे पास, ब्यूटेन है। अब आपसे कहा कि हमें 5 कार्बन की एल्केन बनानी है, तो एन का मान क्या ले लोगे, 5। जब एन का मान 5 रखोगे तो कार्बन कितने होंगे, 5। 5, यहाँ भी एन का मान 5 लोगे, 5 को 2 से गुणा करोगे 10, और 2 हाइड्रोजन कितनी होगी, 12। और 5 कार्बन जो होते हैं उसके लिए मूल शब्द हम लिखते हैं पेंट। तो जब पेंट में अनुलग्न जोड़ेंगे एन, तो इस का नाम क्या निकल के आएगा, पेंटेन। मतलब पेंटेन का अणु सूत्र क्या है, C5H12। ब्यूटेन का सूत्र क्या है, C4H10। मेथेन का सूत्र क्या है, CH4। लेकिन यहाँ हमको केवल ये बताया जा रहा है कि पेंटेन अगर होगी तो उसमें 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन होगी, ब्यूटेन होगी तो उसमें 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन होगी। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं, तो कार्बनिक यौगिक आपके अशाखित भी होते हैं, नॉन ब्रांच वाले, आपके शाखित भी होते हैं, ब्रांचेड, और आपके साइक्लिक कंपाउंड भी इसके अंतर्गत आते हैं, चक्रीय यौगिक भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम एल्केन देख रहे हैं, यहाँ केवल एक फॉर्मूला इसका निकल के आ रहा है। वो क्या फॉर्मूला है, इन सबको क्या बोला जाएगा, अणु सूत्र। मतलब पेंटेन का एक अणु है, उस अणु का सूत्र क्या है, C5H12। ब्यूटेन अणु का सूत्र क्या है, C4H10। लेकिन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम इन हाइड्रोकार्बनों को 5 प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं और किस प्रकार उनको व्यक्त किया जाएगा। क्योंकि आपके जो कंपाउंड्स जब आएंगे तो वो आपको किसी भी रूप में आ सकते हैं, हो सकता है उसका अणु सूत्र दे रखा हो या अन्य कोई रूप में दे रखा हो। तो हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो पहला तो यही आता है अणु सूत्र। अणु सूत्र, अब आपसे कहा कि 5 कार्बन की एल्केन का अणु सूत्र क्या होगा, तो आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू 5 रखनी है, क्योंकि 5 कार्बन की एल्केन बनानी है। या आपसे ये कह दे कि पेंटेन का अणु सूत्र क्या है, तो पेंटेन शब्द जो है वो पेंट प्लस एन से बना है, पेंट प्लस एन। इसमें एक मूल शब्द है, एक अनुलग्न है। तो 5 कार्बन का मतलब पेंट है,
तो एन का मान, यदि पेंटेन का अणु सूत्र निकालना है तो इस फॉर्मूले में एन का मान कितना लेना होगा, 5, क्योंकि पेंटेन में पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो यहाँ एन का मान 5 रख दो। एन का मान 5 रखोगे तो कार्बन 5, 5 दूनी 10 और 2 12, हाइड्रोजन कितनी हो गई यहाँ पर, 12 हो गई। ये इसका कहलाता है अणु सूत्र। ओके। अब दूसरा जो इसका व्यक्त करने का तरीका है वो है इसके संरचनात्मक सूत्र से। एक इसका लिखा जाता है संरचनात्मक सूत्र, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगी। स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कितने बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए कैसे संरचनात्मक सूत्र निकालते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, 5। चूंकि एल्केन है तो पांचों कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगी, तो यहाँ हम 5 कार्बन को इस तरीके से एक श्रृंखला में जोड़ देते हैं। पहला काम हो गया। अब चूंकि आपको बताया था कि एक कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, तो ये जो आपका कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1। शेष कितने बॉन्ड रह रहे हैं यहाँ पर, 3, तो यहाँ आप 3 बॉन्ड और लगा दीजिए, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 4। ठीक। ये कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड इसको बनाने हैं तो 2 बॉन्ड और शेष रह रहे हैं, तो हम 2 बॉन्ड और यहाँ पर लगा देते हैं। इसी प्रकार ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड और शेष रह रहे हैं, तो हम 2 बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। इसी प्रकार ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड इसके शेष रह रहे हैं, 2 बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। और ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, अभी 3 बॉन्ड और बनाने पर इसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 4। तो इस तरीके से सभी कार्बन के 4-4 बॉन्ड कर दिए। प्रत्येक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आप सभी पर क्या जोड़ दो, एक एक हाइड्रोजन। और जब आप इन हाइड्रोजनों को काउंट करोगे तो एक टोटल हाइड्रोजन कितनी होगी, 12 होगी। कितनी हाइड्रोजन होगी, 12 होगी। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं हम संरचनात्मक सूत्र। ठीक। तीसरा तीसरा तरीका है इसको व्यक्त करने का, संगणित सूत्र। तीसरा तरीका हमारा कौन सा है, संगणित सूत्र के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। संगणित सूत्र में क्या होता है, प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, तो एक कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, उस कार्बन के साथ उन हाइड्रोजन परमाणु को हम लिख देते हैं। तो यहाँ आप देखिए इस फर्स्ट कार्बन को देखिए, इससे कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, 3। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, CH3। ओके। अब यहाँ पर अगला बॉन्ड आ गया। अगला जो कार्बन है उससे कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, 2, तो इसको लिखा जाएगा CH2। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, ये जो कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, CH2। अगला कार्बन ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो CH2। और यहाँ पर ये कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो CH3। अधिकांशतः जो कार्बन के यौगिक हम पढ़ने को मिलेंगे वो इस संगणित सूत्र के रूप में हमें मिलते हैं। तो ये इसका कहलाता है संगणित सूत्र। अब एक सूत्र और आता है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संगणित पूर्ण संगणित सूत्र। पूर्ण संगणित सूत्र का मतलब, यहाँ जो अभी तक कार्बन कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड प्रदर्शित किए जा रहे हैं, ये बॉन्ड भी यहाँ से हटा दिए जाते हैं। जब ये बॉन्ड को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3। अब यहाँ पर CH2 आ रहा है, फिर उससे आगे CH2 आ रहा है, फिर CH2 आ रहा है, मतलब ये तीनों लगातार कंटिन्यूअस एक जैसे समूह आ रहे हैं। तो कितने CH2 समूह आ रहे हैं, 3। तो हम इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, CH2 का होल 3। फिर इसके बाद क्या बचा हमारे पास, CH3, और फिर इसके बाद हमने क्या लिख दिया, CH3। तो इसका कौन सा सूत्र कहलाता है, पूर्ण संगणित सूत्र। और लास्ट जो 5वां आता है आपका, वो हम पढ़ते हैं
रेखीय सूत्र। रेखीय सूत्र में क्या होता है कि ये जो 5 कार्बन है इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड उपस्थित है। तो देखिए एक बॉन्ड तो ये है दो कार्बनों के बीच, एक एरिया 2, एक एरिया 3 और एक एरिया 4। मतलब जितने कार्बन की चेन होती है उससे एक कार्बन बॉन्ड होता है। जैसे इसमें कितने कार्बन की चेन है, ये 5 की, तो यहाँ बॉन्ड कितने मिलेंगे हमको, 4। तो 1 2 3 और 4। तो इसको जिगजैग रूप में बनाते हैं। जिगजैग का मतलब होता है जैसे एक बॉन्ड, फिर इसको नीचे ले आए दूसरा बॉन्ड, फिर इसको ऊपर ले गए तीसरा बॉन्ड, फिर ये चौथा बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड हो गए, 4। अब 4 बॉन्ड का मतलब ये दो कार्बन के बीच का एक बॉन्ड है, ये दो कार्बन के बीच का एक बॉन्ड है, और ये दो कार्बन के बीच का एक बॉन्ड है, और ये दो कार्बन के बीच का एक बॉन्ड है। तो कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। और कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 और 5। मतलब रेखीय जो फॉर्मूला होता है वो केवल बॉन्ड को प्रदर्शित करता है, वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन को व्यक्त नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कार्बनिक यौगिक को इन 5 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसे ही और कोई भी एग्जाम्पल लेकर के हम इस तरीके से उसका अणु सूत्र, संरचना सूत्र, संघनित सूत्र, पूर्ण संघनित सूत्र और रेखीय सूत्र बना सकते हैं। यहाँ आप n का मान 5 लिया है, 6 लेकर के आप प्रैक्टिस कर लो, n का मान 7 रख करके फिर प्रैक्टिस कर लो, n का मान 8 रख करके फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये एल्केन है, ये दरअसल एल्केन हमारे 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब 3 एल्केन कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो एल्केन में कार्बन होते हैं उनका कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड होता है, तो वो अशाखित रूप में भी हो सकता है। एक तो आती है हमारी अशाखित एल्केन, एक तो कौन सी होती है, अशाखित एल्केन होती है। अशाखित एल्केन का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने n का मान 5 लिया था, तो यहाँ पर अणु सूत्र क्या आया था, C5 और H12 आया था। ये पांचों कार्बन यदि सीधे सीधे अशाखित रूप में इस तरीके से जुड़ जाए तो ये आपके अशाखित एल्केन कहलाएगी। अब यहाँ पर शेष आपको हाइड्रोजन लगानी है। एक कार्बन का बॉन्ड होता है 4, एक बॉन्ड बच, 3 बॉन्ड और बच रहे हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब कितनी हाइड्रोजन, 3। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड और बच रहे हैं, 4 में से 2, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा दो, 2। शेष कार्बन के जितने बॉन्ड बन चुके हैं, शेष जितने बॉन्ड रह रहे हैं, उतनी हाइड्रोजन वहां पर हमको लगानी है। तो यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, शेष कितने रह रहे हैं, 4 में से 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ आपके 2 बॉन्ड बन रहे हैं, शेष 2 बच रहे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है, शेष कितने बच रहे हैं, 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हमने लगा दी। इस तरीके से ये 5 कार्बन की कौन सी एल्केन हो गई, अशाखित। लेकिन ये एल्केन हमारी शाखित भी हो सकती है, इसी को हम शाखित एल्केन भी बोलते हैं। अब शाखित एल्केन का मतलब क्या है, जैसे कोई कार्बन कार्बन जुड़ करके एक सीधी श्रृंखला बना रहे हैं, उसके बीच के कार्बनों से ऊपर या नीचे कार्बन जुड़ जाए तो उसमें से क्या निकल गई, ब्रांच निकल गई, इसलिए इनको बोलते हैं हम शाखित एल्केन। जैसे मान लीजिए हमने 5 कार्बन को इस तरीके से जोड़ दिया, 4 और ये 5, तो देखिए 4 कार्बन की एक चेन हो गई, उससे फिर एक कार्बन साइड में निकल गया, तो ये जो आपकी मेन चेन है उससे एक कार्बन बाहर निकल चुका है, तो ये ब्रांच का काम करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं शाखित एल्केन। शेष वही हाइड्रोजन लगानी है। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, शेष कितने बच रहे हैं, 3, तो 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, शेष कितने बच रहे हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, तो शेष कितना बच रहा है, 1, 1 हाइड्रोजन। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, शेष कितने बच रहे हैं, 3, तो 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, तो शेष कितने बच रहे हैं, 3, तो 3 हाइड्रोजन। यदि ये 5 कार्बन हम इस तरीके से जोड़ दें,
भाई कार्बनों को आपस में जोड़ना है तो इस तरीके, तो ये भी ब्रांच में हो गया, ये एक अलग रूप हो गया, ये एक अलग रूप हो गया। यहाँ हम कितनी हाइड्रोजन लगाएंगे, तीन, तीन रेड चार बॉन्ड हो गए। यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तीन हाइड्रोजन चार हो गए। यहाँ एक बॉन्ड बना रहा है, तीन हाइड्रोजन लगा के चार कर दिया। ये भी एक बॉन्ड बना रहा है, तीन हाइड्रोजन लगा के चार कर दिया। ये कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बना चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं लगेगी, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम शाखित एल्केन बना सकते हैं। तो एक हमको अशाखित एल्केन, एक कौन सी होती है, शाखित एल्केन, और तीसरे प्रकार की जो होती है वो होती है आपकी चक्रीय एल्केन। अब चक्रीय एल्केन जब हमको बनानी है तो चक्र का मतलब जो ये कार्बन है इसके जो लास्ट कार्बन होते हैं, फर्स्ट और लास्ट, तो ये भी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपको पता है जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ तो कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट है, तो एक बॉन्ड फ्री करना पड़ेगा। तो इन दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और तब ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कितने कार्बन थे, पांच, तो पांच कार्बन इस तरीके से जुड़ करके एक क्या बना ले, चक्र बना ले। इनको बोलते हैं हम चक्रीय एल। अब ये सभी एल्केन है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, अगर इनमें डबल बॉन्ड होता तो ये एल्कीन होती, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये एल्काइन। तो एक बार आपका स्टार्टिंग अगर आपके समझ में ये चीजें आ गई ना, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती, क्योंकि अधिकांश प्रॉब्लम इन्हीं को समझने में हमको खड़ी हो जाती है। हाइड्रोजन हमसे सही नहीं लग पाती, कैसे इनके रूप बनते हैं, कौन सी एल्केन बनेगी, कितने रूप बनेंगे, इसमें हमको एक थोड़ी सी समस्या खड़ी होती है। फिर इनका नामकरण हम पढ़ेंगे। तो यहाँ ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, दो बना रहा है, शेष कितने बच रहे हैं, दो, तो कितने हाइड्रोजन लगा दो, दो। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, दो, शेष कितने बच रहे हैं, दो। यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, दो, तो शेष कितने बच रहे हैं, दो। यहाँ कितने बना रहा है, दो, तो शेष कितने बच रहे हैं, दो। यहाँ कितने बना रहा है, दो, तो शेष कितने बच रहे हैं, दो। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें पांच कार्बन तो है, लेकिन हाइड्रोजन काउंट करोगे तो दो और दो चार, दो छह, दो आठ और दो 10। हाइड्रोजन कितनी आएगी, 10। जबकि हमारे पास एल्केन में पांच कार्बन में कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए, 12। अब ये भी एल्केन है, लेकिन ये हाइड्रोजन कितनी हो गई, 10। तो वो 10 क्यों हो गई, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गई और एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगी तब तक कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं होगी, और कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं होगी तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगी। जब लास्ट कार्बन वाले बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो चक्र नहीं बनेगा। इसलिए चक्रीय एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो एल्कीन के फॉर्मूले के इक्वल होता है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, लेकिन यदि आपसे चक्रीय एल्केन की बात करें तो चक्रीय एल्केन का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपके एल्कीन के अकॉर्डिंग रहेगा। जो एल्कीन का अनुसूत्र, सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का भी ये होता है CnH2n, और चक्रीय एल्केन का भी यही होगा। क्योंकि अब इसमें जब हमें n का मान रखेंगे पांच, तो कार्बन पांच आएंगे, और पांच दूनी 10। अब यही इसी से एल्कीन बनती है और इसी से क्या बनते हैं, चक्रीय एल्केन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा और समझते हैं। जब भी आपको कोई अशाखित एल्केन हो चाहे एल्कीन हो, कोई भी कंपाउंड अशाखित रूप में हमको मिले तो उसको नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल। तो सामान्य नाम में इनके नाम से पूर्व एन लगाते हैं। अब पांच कार्बन है तो पांच को पेंट बोलेंगे, पेंट में एन जोड़ेंगे तो नाम तो क्या है, पेंटेन। तो इसको बोला जाता है एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। लेकिन यदि कोई ब्रांच के रूप में है और ब्रांच में यदि आपको ये वाली स्थिति नजर आती है, ये कौन सी स्थिति है कि एक कार्बन से दो CH3 समूह जुड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं मिथाइल। ये वाली पोजीशन देखनी, आगे आपका चार कार्बन हो, पांच कार्बन हो, छह हो, शाखित हो, ऐसा। अगर आपको ये वाला रूप कहीं भी नजर आता है तो इसके लिए हम लिखते हैं आइसो, सामान्य नाम है, और इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोपेंटेन। और यदि मान लीजिए ये वाली स्थिति आपको नजर आती है, इससे आगे मान लीजिए एक हाइड्रोजन कम करके और कार्बन जोड़, लेकिन ये वाली पोजीशन है तो इसको बोलते हैं नियो। तो ये हो जाएगा नियो पेंटेन। तो आगे हम और भी चर्चा करेंगे। तीन रूप होते हैं सामान्य नाम में, एक एन, एक आइसो और एक नियो।
एन की पहचान क्या है, असाकेत होना चाहिए। आइसो और नियो की पहचान क्या है, साकेत होना चाहिए, लेकिन साकेत में एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं, आइसो लगाएंगे। एक कार्बन से यदि इस तरीके से 3 CH3 और आगे कार्बन की चेन है तो नियो लगाएंगे। तो 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन तो तीनों है, लेकिन ये एन पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन है, ये नियो पेंटेन है। अब आईयूपीएसी में इनके क्या नाम होंगे, वो रूल के अकॉर्डिंग होंगे। तो उनको समझने के लिए हमको पहले इस ब्रांच से, देखो ये ब्रांच से बाहर हो गया, इसमें ये 3 कार्बन की ब्रांच है, इसमें से ये समूह और ये समूह बाहर हो गया। तो ये समूह क्या होता है, एल्किल समूह होता है। इनको इनके प्रतिस्थापी माने जाते हैं। तो ये प्रतिस्थापियों के नाम कैसे लिखते हैं, कौन कौन से प्रतिस्थापी होता है, उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपका फर्ज भी बनता है लाइक करने का, कमेंट करने का, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करने का। ओके, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर आपसे वापस मुलाकात होती है। थैंक यू।